जय हिंद दोस्तों आज की क्लास में हम समझेंगे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और कौन कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। आपको पता है कि हमारा देश एक गणराज्य है, रिपब्लिक है। गणराज्य का मतलब होता है जो राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं, देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, मतलब राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख हैं, उनका जो पद है वो वंशानुगत न होके एक प्रकार का इलेक्टेड फॉर्म में है, मतलब इलेक्टेड होके आते हैं वो, ठीक है। तो उसको रिपब्लिक बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम योग्यताएं समझते हैं, कौन कौन सी योग्यता है कि क्या आम नागरिक राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जो पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ठीक है, तो पहली योग्यता ये है कि पहले तो भारत का नागरिक हो। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, दूसरे पॉइंट में है उसकी जो एज है वो 35 प्लस हो। कैसी हो? 35 प्लस, मतलब 35 साल से अधिक हो उसकी उम्र। पहला तो भारत का नागरिक है, दूसरा है उसकी 35 साल से अधिक उम्र हो। अगर हम तीसरी योग्यता की अगर बात करें तो वो लोकसभा है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य ना हो, लेकिन वो लोकसभा सदस्य की बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। जो भी उसकी योग्यता मांगी जाती है वो योग्य हो उसके। चौथा अगर हम देखें तो चौथा पॉइंट कहता है कि केंद्र में या फिर राज्य में, राज्य के या केंद्र के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था लाभ के पद कौन कौन से नहीं होते हैं। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, उसके बाद जो राज्यपाल हैं, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल हैं, और केंद्र में और राज्य में जो मंत्री हैं, ये जो पद है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है, मतलब संविधान के नज़र में, जनता की नज़र में नहीं, संविधान की नज़र में। और बाकी कोई सरकारी जो नौकरी है वो एक लाभ का पद माना जाता है। तो राज्य या फिर जो केंद्र है उसके अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और एक पांचवा पॉइंट कहता है लाभ का पद, इस पर लिख देते हैं लाभ का पद, ठीक है, इस पर ना हो। और पांचवा पॉइंट कहता है इसमें कि व्यक्ति दिवालिया ना हो या पागल ना हो। दिवालिया इसलिए कि अगर मान लो उसने अपने आय से ज़्यादा उसने कर्जा ले रखा, उसकी जो जितनी भी आय है उससे ज़्यादा अगर कर्जा लेगा तो सबसे पहले वहाँ आके वो अपने कर्जे के बारे में सोचेगा कैसे उसको उतारा जाए, मतलब ख़त्म किया जाए, तो कुछ ना कुछ वो गलत उसमें पड़ेगा। इसलिए बोला गया दिवालिया और पागल ना हो, ठीक है। तो ये आपकी तो 5 शर्तें हो गई कि भाई ये आपकी योग्यताएँ हैं, ठीक है। अब ये जो योग्यताएं मैंने आपको बताई हैं 5 प्रकार की, ये तो आम नागरिक कोई भी कर लेगा, ठीक है, कोई भी कर लेगा, आप भी हो सकते हैं। इतनी जो क्राइटेरिया है 5, ये तो कोई भी कर सकता है। तो क्या सारे लोग राष्ट्रपति चुनाव के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? तो यहाँ बड़ी दिक्कत आने लगी। स्टार्टिंग में जब 1952 में जब चुनाव हुए तो उसमें यही दिक्कत थी कि बहुत सारे लोग उम्मीदवार हो गए उसके लिए। अब ज़्यादा उम्मीदवार हो जाएंगे तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा सरकार का चुनाव कराने के लिए। तो इसमें धीरे धीरे संशोधन कर करके 1992 में बोला गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये जो 5 तरीके की योग्यताएं हैं वो तो हैं ही, इसके साथ क्या करना है आपको कि 50 कम से कम क्या होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए। 50 क्या होने चाहिए, प्रस्तावक, और 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक, ठीक है। 50 प्रस्तावक का मतलब है कि अगर आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं तो 50 लोग ऐसे होने चाहिए, चाहे लोकसभा से, चाहे राज्यसभा से, चाहे विधानसभा से, 50 लोग ऐसे हों जो आपका प्रस्ताव लेके जाएं कि हाँ भाई मेरी तरफ से ये आदमी बिल्कुल सही है, ये राष्ट्रपति बनने के लायक सही है। तो 50 लोग कम से कम ऐसे हों राज्यसभा या लोकसभा से या विधानसभा से, जो बोलें, सांसद या विधायक बोलें कि हाँ भाई मेरी तरफ से ये आदमी सही है राष्ट्रपति के लिए। तो वो तो हो गया प्रस्तावक के प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। और बाकी जो 50 लोग हैं, बाकी 50 लोग इसके अलावा और उसको चाहिए जो बोले हाँ भाई मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो 50 कितने, 100 लोग। तो मिनिमम उसको 100 सांसद या विधायक तो चाहिए ही चाहिए हैं, उसके बाद ही वो उस पर खड़ा हो सकता है राष्ट्रपति पद के लिए। अब जो 5 जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताई थी वो तो हर एक आम नागरिक कर सकता है, ज़्यादातर लोग कर लेंगे भारत में। लेकिन जो यहाँ पे है, यहीं से आम नागरिक है वो थोड़ा अलग हो जाता है। आम नागरिक यही फेल मार जाता है कि भैया ये 50 मतलब 100 सांसद या विधायक से कांटेक्ट होना मतलब बहुत बड़ी बात है। ये छोटा मोटा कोई पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा ही पॉलिटिशियन होना चाहिए जिसका बहुत ज़्यादा अनुभव है राजनीति में। वही आदमी ऐसा होगा जिसके कांटेक्ट में 100 लोग कम से कम होंगे, ठीक है। अभी इस बार का जो चुनाव हुआ था 2022 में, जो द्रौपदी मुर्मू जी जो जीती हैं, 15वीं जो राष्ट्रपति बनी हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। कम से कम 50 वो चाहिए होंगे इसमें,
50 प्रस्तावक और 50 हो गए आपके अनुमोदक। अब आपको पता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। कैसे करवाता है? तो निर्वाचक मंडल का गठन करता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन आते हैं? लोकसभा के चुने हुए व्यक्ति, राज्यसभा के चुने हुए व्यक्ति, विधानसभा के जो भाग लेते हैं और जो विधानसभा के चुने हुए व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 तरीके के लोग आ गए जो कि निर्वाचक मंडल में होते हैं, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं। ठीक है, अब आपने को मैंने विधि भी बताई थी भाई किस तरीके से होता है। तो एकल संक्रमणी द्वारा होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल और अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, आपने देखा होगा कि भाई अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो लगभग 6,76,000 वोटों से लगभग वो जीती हैं। तो सांसद और विधायक लोकसभा, राज्यसभा या फिर जो विधानसभा है, इनको मिला के तो इतने होते नहीं हैं, 7 लाख 8 लाख। तो ये इतने वोट कैसे मिल रहे हैं? तो उसको समझते हैं कि कैसे 8 लाख या 10 लाख जो वैल्यू है वो कैसे निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राज्य स्तर पर और एक केंद्र लेवल पे, सेंट्रल पे। तो सेंटर जो राज्य में है, राज्य में जो विधि बनाने, कानून बनाने की जो शक्ति है वो किस पे है? विधानमंडल के द्वारा बनता है। राज्य के लिए, किसी भी राज्य के लिए अगर कानून बनाना है, कोई विधि बनानी है तो वो विधानमंडल में ही बनेगी। ठीक है, विधानमंडल में कौन कौन आते हैं? विधानसभा आती है और विधान परिषद आते हैं। ठीक है, तो विधानसभा की अगर बात करें, और मैंने आपको बताया है कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव है उसमें विधानसभा के लोग आएंगे जो निर्वाचित हैं, जिनका मतलब इलेक्टेड होके वो आए हैं। ठीक है, अब इसमें कौन भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में? विधान परिषद जो भी है, जिस मतलब अभी वर्तमान में 6 राज्यों में है सिर्फ विधान परिषद। तो विधान परिषद के जो मेंबर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 28 राज्यों में से सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। अब सिर्फ इन्हीं को 6 राज्य वालों को अगर अलाउ कर देंगे तो बाकी राज्यों का जो एक कंट्रीब्यूशन है वो इतना हो नहीं पाएगा। तो बोला गया है कि जब बाकी बचे हुए जो राज्य हैं, जब सारे राज्यों में विधान परिषद आ जाएगी तब इनको अलाउ किया जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग ले सकें। ठीक है, तो विधान परिषद के कोई भी मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब बात आती है विधानसभा के। ठीक है, तो विधानसभा में 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य के कौन? एमएलए तो चुनाव होके आते हैं। जब विधानसभा का चुनाव होते हैं तो उसमें हम लोग विधायक को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं। तो 28 राज्य के चुने हुए एमएलए। ठीक है, और 2 राज्य और हैं, कौन कौन सा? दिल्ली में विधानसभा है और पौंडीचेरी में भी विधानसभा है। तो 2 वो हो गई और 28 ये, तो 30 राज्य हो गए एक तरीके से। 2 यूटी के और 28 नॉर्मल जो राज्य हैं, तो टोटल मिला के 30 हो गए। 30 राज्यों की अगर हम बात करें विधायकों की, जैसे यूपी में 403 विधायक हैं, है ना, 403 सीटें हैं विधानसभा की। अगर हम बात करें बिहार की तो 243 है। तो ऐसे 28 राज्य को मिला लेंगे, दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा सीटें मिला लेंगे तो टोटल होते हैं 4033 विधायक हैं ये, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। ठीक है, जो वोट डालते हैं। 28 राज्य समझ में आ गया, और 2 आपके केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, पौंडीचेरी की विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा भी इसमें डालते हैं। तो टोटल एमएलए अगर मिला लें विधानसभा के तो 4033 हो जाते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। अब समझते हैं कि हर एक राज्य में एक जो एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू कितनी है। ऐसे एक वोट नहीं माना जाता, उनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है कि एक राज्य से, अलग अलग राज्य हैं पॉपुलेशन के हिसाब से है, तो एक मतलब राज्य में सीट कम ज़्यादा है विधानसभा की, और पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, आपको पता है, जो सांसद हो या विधायक हो। तो अब हम देखते हैं कि राज्य में अगर हम एक एमएलए की बात करें, एक विधायक की बात करें, तो उसकी वोट की वैल्यू कितनी होती है, कि कैसे निकालते हैं इसको। तो अगर हम बात करें किसी भी राज्य की एक विधायक की वोट की वैल्यू कितनी आती है, तो उसका फॉर्मूला है कि पॉपुलेशन मतलब उस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसको हम डिवाइड करते हैं उस राज्य के टोटल नंबर ऑफ एमएलए, जो उसमें जितनी विधानसभा की सीट हैं, ठीक है, विधायकों से। तो अगर हम तो यहाँ पे एक एमएलए की कैसे आ गए? पॉपुलेशन। नीचे कौन सी आ गई? उस राज्य के टोटल एमएलए जो हैं, ठीक है, विधायक हैं, और उसको भी डिवाइड कर देते हैं 1/1000 से। ठीक है, अब बात आती है पॉपुलेशन हम कौन सी लें, कौन सी पॉपुलेशन। अभी 2011 लास्ट जो जनगणना हुई है वो 2011 की है। तो इसमें बताया गया है कि जो
पॉपुलेशन लोगे आप, मतलब किस तरीके से एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें बोला गया कि 1971 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर वही एक बेस माना जाएगा। बेस ईयर है किसी भी राज्य की, अगर आपको एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकालनी है तो उस मतलब 1971 की आपको जनसंख्या देखनी पड़ेगी। उस जनसंख्या को आप डिवाइड कर देंगे उस राज्य के जो विधायक हैं, एमएलए की टोटल सीटें, विधानसभा की जो सीट है उसको डिवाइड कर देंगे उससे, और उसको भी डिवाइड करेंगे 1/1000 से। ठीक है, अब ये 1971 ये कब तक चलेगा, तो ये अब जो मतलब संविधान में है कि 2026 तक ये चलेगा। अब 2026 मतलब हर 10 साल बाद होती है। 2011 में 2021 में होनी थी लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई, तो 2031 में अब जो अगली जनगणना होगी 2031 में होगी, और 2026 तक ये वैलिड रहेगी। ठीक है, 2026 तो 26 में तो होगी नहीं, 31 में होगी, तो 2026 तक वैसे बोला गया है कि 2026 तक ये वैलिड रहेगी। लेकिन अब जो अगली जब भी होगा 2031 का, अब पॉपुलेशन जब एमएलए की वैल्यू निकालेंगे ना एक की, तो 2031 लिया जाएगा अगली बार से। तो 2031 में जो भी राज्यों की जनसंख्या रहेगी फिर उसको डिवाइड करेंगे हम उसके जो एमएलए हैं उससे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि यूपी, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यूपी के एक एमएलए की कितनी, एक वोट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1971 की बात करें हम, तो पॉपुलेशन लगभग 8,38,40,000 के आसपास कुछ थी। ठीक है, 8,38,00,000 आप देख लेना कि 1971 में क्या पॉपुलेशन थी, और उसको जो टोटल विधानसभा सीट से डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम यूपी की बात करते हैं तो पॉपुलेशन 1971 के हिसाब से 8,38,40,000 के समथिंग है। इसको मैंने डिवाइड किया कितने से, 403 से। 403 से डिवाइड करेंगे, विधानसभा सीट 403 है यूपी में। अब इसको डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आती है दोस्तों वो आती है यूपी के लिए 208 आई है एक एमएलए की वोट की वैल्यू। यूपी की बात करें, ये अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होगी क्योंकि पॉपुलेशन को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसके विधानसभा सीट से। तो यहाँ पे जो यूपी के एक विधायक की वैल्यू निकलती है वो है 208, ये एक उसकी है, एक विधायक की। अब हमारे पास कितने हैं यूपी में, कितने विधायक हैं टोटल, 403 विधायक हैं विधानसभा सीट, तो एक एमएलए की वैल्यू है 208। तो 403 की कितनी होगी, तो हमने 403 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब निकल के आता है 83,824। ये क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी विधानसभा सीट है, मतलब इलेक्टेड एमएलए हैं, वो 403 लोग जब वोट दे देंगे राष्ट्रपति को, तो यूपी की जो टोटल वैल्यू मानी जाएगी वो 83,824 मानी जाएगी। सारे जब विधायक दे देंगे तो इतनी वोट निकल के आती है। ठीक है, इतनी वैल्यू निकल के आती है। ये समझ में आ गया। ऐसे आप अलग अलग की निकाल सकते हैं। आप बिहार की निकाल सकते हैं कि 1971 में बिहार की पॉपुलेशन क्या थी, और उसको 243 से डिवाइड कर देंगे जो विधानसभा सीट है, तो लगभग 173 जो एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो 173 आती है। ऐसी महाराष्ट्र की 175 आती है, तो अलग अलग उसकी अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे सिक्किम है, सिक्किम की बात करें तो 1971 में 2.25 लाख पॉपुलेशन थी, लगभग 2.25 लाख को मैंने डिवाइड कैसे किया, और 32 उसकी क्या है विधानसभा सीट है, तो 2.25 लाख को जब 32 से डिवाइड करेंगे जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर आप 1000 से फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू निकल के आती है 7। तो सिक्किम की सबसे कम, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, तो सबसे ज़्यादा जो एक एमएलए की वोट की वैल्यू सबसे ज़्यादा यूपी, और सबसे कम किसकी है, सिक्किम की। सिर्फ एक एमएलए की वोट की वैल्यू सिक्किम में सिर्फ 7 है, क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन सबसे कम थी, 2.25 लाख है। अब टोटल विधानसभा सीट की अगर बात करें सिक्किम की, तो वो है 32, और एक एमएलए की वोट की वैल्यू है 7, तो 32 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सिक्किम के सारे विधायक, मतलब 32 विधायक जब वोट दे देंगे राष्ट्रपति जी को, तो टोटल उनकी वैल्यू काउंट होगी 224। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही निकाल के सारे, अब मैंने एक एग्जांपल बताया है, अब आप 28 राज्य की निकाल सकते हैं, और दिल्ली और पौंडुचेरी की ऐसे निकाल सकते हैं अलग अलग उसके करके, तो 83,824, 224 ऐसे अलग अलग आती रहेगी। तो सारी जब टोटल फाइनल देखेंगे कितने, 4033 विधायक की है ना, 28 राज्य और 2 जो यूटी हैं उनकी विधानसभा के जब टोटल विधायक का आप निकालेंगे नंबर, तो 4033 आएगी। तो 4033 लोगों की वोट की वैल्यू कितनी होगी, तो जब आप काउंट करेंगे उसमें, तो आपको जब आप पूरा फाइनल निकालेंगे तो 5,43,231 वैल्यू आएगी। ठीक है, ये क्या है, टोटल एमएलए वोट वैल्यू हर एक राज्य की जितनी विधानसभा सीट हैं जो कि उसमें इलेक्शन में भाग लेने वाली हैं प्रेसिडेंट के, उन सबकी वोट की वैल्यू अगर देखी जाए तो 5,43,231 आती है। ठीक है,
ये बात हो गई राज्य की कि भैया राज्य से इतने लोग, सारे राज्य वाले जब वोट डाल देंगे तो उनकी टोटल वैल्यू 5,43,231 ही काउंट होगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका राज्य वाला। अब बात करते हैं सेंट्रल में। सेंट्रल में कौन कौन भाग लेते हैं उसको देखते हैं। अगर हम देश की बात करें तो देश में क्या है, संसद है। अब संसद के कौन है, 3 भाग होते हैं, आपको पता है। अगर अंग पूछे जाए कितने तो 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। सदन पूछे जाए तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम बात करते हैं संसद वाले, अब जो संसद के जो लोकसभा राज्यसभा वो भी डालेंगे, तो हम बात करते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है वो 543 सीटों पर हो रहा है। ठीक है, टोटल 545 हैं, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन हैं जो वो करते हैं, मनोनीत करते हैं। कौन, राष्ट्रपति जी। तो 2 एंग्लो इंडियन हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनको राष्ट्रपति जी ने किया है, मनोनीत किया है। अगर मान लो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं और इनको 2 एंग्लो इंडियन को उन्होंने मनोनीत कर दिया, 5 साल बाद जब फिर से अगर वो खड़ी होती हैं दोबारा, तो ये किसका सपोर्ट करेंगे भाई? ये तो मुर्मू जी कहेंगे कि भैया मैंने तुम्हें बनाया था। तो वैसे भी बात है कि वो द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट करेंगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अनबैलेंस कंडीशन आ जाएगी, भेदभाव आ जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेंगे। तो निर्वाचित कितने हैं, 543, ये लोग भाग लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 245 हैं। लेकिन आपको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र से, संगीत के क्षेत्र से, कला है, या फिर आपका विज्ञान है, स्पोर्ट्स है, तो अलग अलग क्षेत्र से 12 लोगों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, अगर उन्होंने अपने अपने विभाग में बहुत उत्कृष्ट अगर काम किया है तो। ठीक है, तो 12 लोग मनोनीत करते हैं। तो ये 12 लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर वही रीजन कि राष्ट्रपति जी करते हैं, भविष्य में फिर से अगर 5 साल बाद वही राष्ट्रपति जी दोबारा अगर खड़े हुए तो ये लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए राज्यसभा के 12 लोग भाग नहीं लेते हैं, लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 543 लोग भाग लेते हैं और 233 लोग भाग लेते हैं अगर देश की बात करें संसद में। तो 543 प्लस 233 कितने हो जाते हैं, 776 सांसद भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, राज्य से कितने आ रहे थे, 4033 विधायक, और संसद की बात करें तो 776 सांसद पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो मैंने निकाली थी। राज्य से अगर बात करें तो एक राज्य की जो एमएलए की वोट वैल्यू वो निकालेंगे। अब देश की बात कर रहे हैं संसद की, तो एक एमपी, क्योंकि एमपी बैठते हैं संसद में, सांसद, तो एक सांसद की वोट की वैल्यू कितनी है वो अब निकालते हैं। ठीक है, तो अगर एमपी की बात करें, एक एमपी, एक सांसद की वोट की वैल्यू कितनी है, तो कैसे निकालते हैं, टोटल एमएलए की वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल एमएलए की पूरे राज्यों की, 28 राज्य और 2 जो यूटी हैं उनके सबके जो विधायक हैं उन सबकी वोट वैल्यू निकाल लो। कितनी आई थी, हम लोग निकाल चुके हैं, 5,43,231 ऊपर रख दिया। उसको डिवाइड कर दो कितने, टोटल नंबर ऑफ एमपी, टोटल नंबर ऑफ सांसद कितने हैं भाई, 776 हैं। तो टोटल वैल्यू 5,43,281 को हम 776 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू निकल के आती है 700। मतलब क्या है कि एक एमपी की जो वोट की वैल्यू है वो 700 है। ये तो सबके लिए कॉमन ही है। यहाँ पे तो अलग अलग स्टेट वाइज एक एमएलए की वैल्यू अलग ऊपर नीचे हो रही थी पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ सबकी एक ही है। एक एमपी की कितनी है, 700, टोटल एमपी कितने, 776। भाई एक की 700 है तो 776 की कितनी होगी टोटल, तो टोटल अगर हम वैल्यू निकालें तो 700 इंटू कितनी कर देंगे, 776, कितनी आई, 5,43,200। ये क्या है, टोटल एमपी। टोटल एमपी मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो भाग ले रहे हैं, जो कि हैं 776, इन सबकी अगर वोट वैल्यू मिला दी जाए तो वो बनती है 5,43,200। अब समझो एमएलए की सारे एमएलए की हमने कितनी निकाली, 5,43,231, और यहाँ आ रही 5,43,200, मतलब 31 ज़्यादा है, बाकी बराबर ही है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो संसद है लोकसभा राज्यसभा केंद्र में, उसकी जो वोट की वैल्यू है, एमपी की वोट की वैल्यू सारे राज्यों की, जितने 28 राज्य हैं, 2 यूटी के, उनके बराबर आ रही है दोनों की। ठीक है, 5,43,200 और 5,43,231, सिर्फ 31 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब बराबर है कि संसद और बाकी राज्यों की जो भी उनकी एमएलए की बोली हो बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये लोग वोट डालेंगे तो 5,43,231 प्लस टोटल देखेंगे कि टोटल कितने लोग वोट कितने डलेंगे। अगर कोई 100% वोट पाता है तो कितने वोट पड़ेंगे, तो एमएलए की 5,43,231 और एमपी कितनी निकली थी, 5,43,200। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो जो वैल्यू निकल के आती है टोटल वोटों की 10,86,431, 10,86,431। अगर
ये सारे लोग वोट डालते हैं किसी भी राष्ट्रपति के चुनाव में, अगर एक भी वोट खराब नहीं होता है, एक भी अगर अनवैलिड नहीं होता है, इनवैलिड अगर नहीं माना जाता है फाइनल, तो अगर आप जोड़ोगे ना जितने लोग भी खड़े हो सबके वोट अगर जोड़ोगे तो इतने आएंगे 10,86,431 वोट आएंगे टोटल। तो ये आपको समझ में आ गया राज्य से इतने लोग कौन कौन डालेंगे, और जो देश संसद है लोकसभा राज्यसभा कौन लोग डालेंगे और कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, टोटल वोट कितने पड़ेंगे 10,86,431 पड़ेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं, आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति की विधि आर्टिकल जो 55 है उसमें बताया गया विधि किस तरीके से उनका वो होगा, चुनाव किस तरीके से होगा। तो आपको पता है कि एक तो जो निर्वाचन आयोग वो करवाएगा और एक तरीके से निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, उसमें ये लोग आ गए। अब उनकी अगर विधि की अगर हम बात करें तो आपको पता है एकल संक्रमणी द्वारा होते हैं, गुप्त मतदान होता है, एकल संक्रमणी है, उसके बाद आपका कैसा है अनुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, तो अब वो समझते हैं कैसे अनुपातिक प्रणाली कैसे है। देखो अब क्या है, मान लो कि सपोज करिए कि 3 मेंबर हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। ठीक है, ये कौन है, ये 3 उम्मीदवार हैं जो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। ये उम्मीदवार हैं 3, पहले का नाम है ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपको पता है कि आप जो अनुपातिक प्रणाली के द्वारा देना है। अनुपातिक प्रणाली का मतलब है एक सांसद अगर 3 लोग खड़े हैं तो एक सांसद जब वोट देगा तो तीनों को वोट देगा। ऐसा नहीं कि गांव का जो प्रधानी का चुनाव होता है कि 4 लोग खड़े हैं तो भैया मैंने सिर्फ एक ही को वोट दे दिया। ठीक है, वहाँ तो एक ही को वोट दोगे, सबको 5 लोग खड़े तो 5 को नहीं दे सकते हो। लेकिन अनुपातिक प्रणाली का मतलब होता है कि जितने लोग खड़े हैं उन सबको आप वरीयता के हिसाब से आपको वोट देना है। 4 लोग खड़े हैं तो चारों को वोट देना है, लेकिन वरीयता के हिसाब से, भैया मेरे हिसाब से पहले ये है, अगर ये ना जीता तब दूसरे वाला ये जीतना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, मान लो पहला कोई सांसद आया लोकसभा से, ठीक है भाई, इसकी बारी आई जब वोट डालने की, तो इसको लगा कि भैया मेरे हिसाब से ये अच्छा लग रहा मुझे, कि मेरी वरीयता है कि भाई साहब मैं इसको जिताना चाह रहा हूँ। दूसरे नंबर पे अब पूछा जाए कि अगर ये ना जीता तो कौन जीतेगा। अगर ये ना जीता तो उसको लग रहा है ए नंबर वाला जो है ये अच्छा है मेरे हिसाब से, अगर ये ना जीता तो ये जीत जाए। अब तीसरा कौन, तो और तीसरा तो ऑटोमेटिक इसको वोट देना ही पड़ेगा तीसरे वाले को। ठीक है, पहला चला गया, अब दूसरा सांसद आया। ठीक है, अब दूसरे को लगता है कि नहीं यार मेरे हिसाब से तो ये अच्छा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम इसको रखते हैं और तीसरे नंबर पर हम इसको रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही कोई तीसरा आएगा, तीसरा व्यक्ति यहाँ पे डालने आएगा, वो कहेगा कि यहाँ पे मैं इसको 3 नंबर, मेरे हिसाब से 3 नंबर है सबसे लास्ट में। ठीक है, और मेरे हिसाब से 1 नंबर इसको है और बाकी 2 नंबर पे ये रहेगा। पहले मैं चाहता हूँ कि बी वाला जीते, अगर वो ना जीते तो 2 नंबर ये जीते सी, और वो भी ना जीते अगर तो तीसरा ऑटोमेटिक फिर ए जीतेगा ही। तो ये हो गया। एक और व्यक्ति कोई आए, सांसद साहब आए, उन्होंने भी वोट डाला। उन्होंने जब वोट डाला तो उन्होंने देखा यहाँ पे डाल दिया उन्होंने 2 नंबर। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने दे दिया 1 नंबर और इसको दे दिया 3 नंबर। ठीक है, उनको लगता है, जो चौथे नंबर पे सांसद आए उनको लगता है कि नहीं पहले नंबर पे सी है मेरे हिसाब से, दूसरे नंबर पे ए है और तीसरे नंबर पे कौन सा है, बी वाला है। ठीक है, तो ऐसे सारे कितने टोटल अगर इसको किया जाए 700, इसको अगर हम टोटल करें 4033 और 776 कितने हो गए, 6 3 9 और 10 की 0 हासिल 1 और कितना हो गया ये 8, ये 8 हो गया ना, और 4 टोटल हो गए 4809। 4809 लोग जो हैं वो वोट डालने आएंगे एक एक करके। ठीक है, वहाँ पे अभी भी पर्ची के द्वारा वोटिंग होती है, जैसे अभी जो हम लोग का जो वोट डालते हैं लोकसभा का ईवीएम मशीन से होती है, लेकिन राष्ट्रपति जी का चुनाव अभी पर्ची से होता है। ठीक है, तो ये इतने लोग डालेंगे, मैंने 4 को दिखा दिया कि इतने लोग आएंगे। अब क्या है, फाइनल जब सबने वोटिंग डाल दी, सबने वोट डाल दिया, तो इसमें क्या होगा, ये तो आपका हो गया पहला जो है अनुपातिक प्रणाली। अनुपातिक का मतलब मैंने इनको दिया, इनको दिया, इनको दिया, अनुपात के हिसाब से दे रहा हूँ, अपने वरीयता के हिसाब से दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है प्रेफरेंस के हिसाब से आपको देना कि पहले ये अच्छे लग रहे, फिर ये लग रहे, फिर ये लग रहे। तो ये हो गया अनुपातिक प्रणाली के, हम अनुपात में दे रहे हैं, पहले ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया अनुपातिक प्रणाली। अब देखो, अब यहाँ पे सबने वोट डाल दिए, अब बात आती है कि मतगणना, कि भैया चुनाव का रिजल्ट आएगा तो मतगणना कैसे होगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि प्रथम चरण होगा,
प्रथम चरण की क्या होगी, मतगणना होगी। अब यहाँ पे काउंट किए जाएंगे भाई जीत कौन रहा। तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में जब जीत और हार का फैसला होता है तो देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे किसको प्रेफरेंस दी है, सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे चाहने वाले कितने लोग हैं, ठीक है, 1 नंबर पे कितने लोग चाहते हैं। तो देखो 1 नंबर वाले सबसे पहले ढूंढेंगे कितने लोग हैं। इसमें कितने लोगों को 1 नंबर दिया है, 2 1 1, सिर्फ एक ऐसे जने हैं जो चाहते हैं कि हम ये जीते एक, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कितने हैं, 1 2, इसमें चाहते हैं 2 लोग। बी वाले को ज़्यादा, बी वाले को चाहते हैं कि 2 लोगों ने चाहा कि 1 नंबर पे हमें रखना है। और सी नंबर पे कितने हैं, 1 नंबर वाले सिर्फ 1 हैं, ठीक है। इसमें पहले वाले पर कितने लोग चाहते हैं, सिर्फ 1 लोगों ने चाहा कि हम इसको जिताना चाह रहे हैं। यहाँ 2 लोगों ने चाहा, यहाँ पे सिर्फ 1 लोगों ने चाहा। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहली प्रथम चरण में ही 2 लोगों ने कहा है, मतलब वरीयता के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग वरीयता किसको दे रहे हैं, बी वाले को सबसे ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं कि भाई बी वाला जीत जाए। इसमें तो सिर्फ एक ही ने कहा कि पहले नंबर पे ये जीत जाए, इसमें भी एक ही ने कहा है कि सी वाला जीत जाए, लेकिन यहाँ 2 लोगों ने बोला है कि भाई बी वाले को जिताइए, बी वाले को। तो यहाँ पे हम देखेंगे वरीयता के हिसाब से पहली जो प्रथम चरण जो है, प्रथम चरण में ही 2 नंबर किसको मिला, सबसे ज़्यादा चाह रहे हैं बी वाले को, तो ये विनर हो जाएगा, ठीक है। कौन, बी नंबर वाला है वो विनर हो जाएगा। अगर पहले ही ज़्यादातर ऐसा भारत में अभी तक पहली बार ही ऐसा हुआ कि दूसरे चरण तक मतगणना गई है, बीवी गिरी जो राष्ट्रपति थे उनके केस में दूसरे चरण में पहुंची, नहीं तो अभी तक पहले चरण में ही साफ हो जाता है कि भाई कौन जीत रहा है। तो इसमें जैसे आप देख रहे होंगे पहले चरण में बी वाला जीत गया कि भाई सबसे ज़्यादा इसी को प्रेफरेंस में लोग चाह रहे हैं, तो ये जीत गया, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं होता, मान लो कि पहले चरण में अगर नहीं निष्कर्ष निकलता, तो सपोज करो अगर यहाँ पर मैं चेंज कर दूँ, 1 नंबर है, अगर यहाँ पे भी 1 कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे भी 1 कर दिया और 1 हो गया, इतना हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 2 नंबर कर दो, ठीक है, सपोज कर रहा हूँ। अब इसको बिगाड़ देते हैं, प्रथम चरण की मतगणना हो गई, प्रथम चरण में समझ में आ गया प्रथम चरण में कैसे जीतेगा। अब मान लो ऐसे, अब देख लो इसमें पहले वाले में 1 नंबर कितने लोग चाह रहे हैं, इसमें 2 लोग चाह रहे हैं कि भैया ये जीत जाए 1 नंबर वाला। बी में कितने लोग चाह रहे हैं, बी में 2 लोग चाह रहे हैं जीत जाए। सी में कितने चाह रहे हैं, तो सी में भाई कोई भी नहीं चाह रहा है, सी वाले में कोई नहीं चाह रहा है, तो यहाँ 0 लोग हो गए, ठीक है। तो प्रथम चरण में क्या अभी निष्कर्ष निकला, कौन जीत रहा है, इसको भी 2 लोग चाह रहे हैं, इसको भी 2 लोग चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं चाह रहा, इसको कोई नहीं चाह रहा, मतलब ये तो भाई साहब पहली बार में ही फेल हो गए। प्रथम चरण में जो सी नंबर वाले थे ये बाहर हो गए। अब क्या होगा, दूसरे चरण में जाने से पहले जो इसके जो वोट है ना, इनके जो वोट हैं सी के वोट क्या होंगे, ऐसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे इनके वोट, ताकि बाकी जो मेंबर जो जीते वो ज़्यादा उससे जीते, वोट से जीते। तो सी वाला का तो पहले प्रथम चरण में खेल खत्म हो गया, ये तो हार गया, कोई नहीं इनको चाह रहा है, तो इनके वोट क्या हो जाएंगे, ए और बी के बीच में बांट दिए जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं एकल संक्रमण। एकल संक्रमण नहीं फैल जाता, अभी जैसे कोविड आया था भाई, कोई अगर भीड़ में है तो कहते हैं भाई संक्रमण फैल रहा है, तो क्या किया, इसके जो वोट हैं वो फैला दिए, इन दोनों बचे हुए इसमें फैला दिए, तो इसी को बोलते हैं एकल संक्रमण, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल। तो इसका सिंगल वाले का क्या किया था, ट्रांसफर कर दिए दोनों में। तो ये आपको समझ में आ गया एकल संक्रमण क्या होता है। अनुपातिक प्रणाली तो समझ में आ गया कि सबको देने हैं, और जो एकल संक्रमण का मतलब है जो पहले प्रथम चरण में अगर हार गया है उसके वोट बाकी जो बचे हुए उन दोनों को दे देंगे, ताकि वो और अच्छे उससे मत से जीतें। अब पहले चरण की मतगणना हो गई, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। अब क्या होगा, द्वितीय चरण की मतगणना होगी, सेकेंड चरण की होगी। तो सेकंड चरण की जब मतगणना हो गई, अब पहला वाला हो गया, अब देखेंगे दूसरे वरीयता कौन है, सबसे ज़्यादा 2 नंबर पे चाहने वाले कौन है। तो इसमें देख लो कितने लोग चाहने वाले हैं, सिर्फ यही है ना। तो इसमें सिर्फ 1 लोग चाह रहे हैं कि भैया ए वाला बन जाए। इसमें कितने लोग चाह रहे हैं, 2 नंबर पे। इसमें कितने लोग चाह रहे हैं, 2 नंबर किसी का है, 2 नंबर तो यहाँ किसी का नहीं है, तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाले पे जो दूसरी चरण की जो मतगणना है, यहाँ पे ए वाले को सिर्फ मतलब 1 ने चाहा है यहाँ पे, और ये तो पहले ही खत्म हो गए, तो इनको तो काउंट ही नहीं करेंगे, इनके तो वोट दे दिए। अब बी नंबर वाला है, इसको तो किसी ने नहीं चाहा, तो इसके 0 हो गए। तो दूसरे चरण की मतगणना में कौन विनर हो जाएगा, ए वाला जो है वो विनर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ऐसे ही मतलब अभी जो ऐसे ही मतलब फाइनल होता है, ये तो मैंने 4 को बताया था, ऐसे ही 4809 लोग इसमें वोट डालते हैं, फिर ऐसी मतगणना होती है, ठीक है।
तो ए बी सी कौन बनेगा, तो ये आपको समझ में आ गया एकल संक्रमणी क्या होता है, अनुपातिक प्रणाली क्या होता है और गुप्त मतदान होता है। ठीक है, अभी जो राष्ट्रपति जो 15वीं जो राष्ट्रपति हैं और व्यक्तिगत रूप से देखें तो वो 16वीं राष्ट्रपति हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो अभी 64% लगभग उनको वोट मिला है और 6,76,000 लगभग मिला है। इसका आप 64% निकालेंगे 10,86,431 का, तो आपको मतलब 6,64,000 76,000 के आसपास मिलेगा। तो उनको इतने वोट मिले थे। ठीक है, तो आई होप आपको राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग भाग लेते हैं, किस तरीके से जो एकल संक्रमणी है या फिर अनुपातिक प्रणाली है, किस तरीके से फॉलो किया जाता है, किस तरीके से काउंटिंग होती है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और कौन लोग भाग लेते हैं और कौन लोग भाग नहीं लेते हैं, एक एमएलए की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और एक एमपी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी अगर डाउट है, कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर इसमें मुझे ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।